आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। हम मृदा जो है उसको डिस्कस करेंगे, सॉइल। भारत की मृदाएं हम देखें उससे पहले बेसिक जो सॉइल किससे बनती है, किस तरह से बनती है, क्या प्रमुख घटक होते हैं, इन सब चीज़ों को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मृदा जो है ये बनती किससे है? सॉइल, जिसको मिट्टी भी कहते हैं आम भाषा में। तो चट्टानें जो होती हैं, रॉक्स, उन चट्टानों के अपक्षय से, अपक्षय मतलब चट्टानों के टूटने पिसने से, अपक्षय इंग्लिश में कहते हैं वेदरिंग। रॉक्स की वेदरिंग की वजह से जो रॉक्स के टुकड़े टूटते हैं, ये टुकड़े जब बहुत ज्यादा बारीक हो जाते हैं तो बारीक होकर और यही जो है टुकड़े ये सॉइल का या मृदा का रूप ले लेते हैं। तो इस तरह से सॉइल के फॉर्मेशन में मुख्य भूमिका जो निभाई जाती है वो निभाई जाती है चट्टानों द्वारा, रॉक्स के थ्रू। अब रॉक्स में जिस तरह से हमने पढ़ा था कि बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, खनिज आदि होते हैं, तो जिस तरह से रॉक्स में मिनरल्स होते हैं तो रॉक्स से बनने वाली जो सॉइल है उसमें भी मिनरल्स पाए जाते हैं। तो मृदा में प्राकृतिक रूप से खनिज होते ही हैं। ये मान लीजिए ये मृदा है, यहाँ पर ये बारीक कणों से, चट्टानों के बारीक टुकड़े जो है वही सॉइल है। और ये जो सॉइल बनी है, इन सॉइल्स में जनरली खनिज होते हैं, मिनरल्स होते हैं, क्योंकि रॉक्स में भी मिनरल्स होते हैं, मिनरल्स। खनिजों के साथ साथ जब कहीं पर कोई सॉइल बनती है तो उस सॉइल में आकर एयर सॉइल पार्टिकल्स के बीच बीच में आकर इकट्ठी हो जाती है। मतलब एयर जो है, वायु भी होती है सॉइल पार्टिकल्स के बीच में, मृदा के कणों के बीच में। तो सॉइल में वायु भी पाई जाती है। वायु के अलावा कोई यहाँ पर अगर पेड़ पौधे वगैरह उग रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पे कोई पेड़ पौधे हैं इस सॉइल में, तो ये पेड़ पौधों की जब पत्तियां गिरेंगी यहाँ पर इस सॉइल में, मृदा में, तो इन पत्तियों के कारण और कुछ जीव जंतु जो हैं, डेड ऑर्गेनिजम्स, वो जब सॉइल में मिक्स होंगे तो मृदा में जैविक तत्व या जैविक पदार्थ जो है वो भी आकर मिश्रित हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे। तो सॉइल में जैव पदार्थ भी पाए जाते हैं, या इसको हम कह सकते हैं ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मैटर। और ऑर्गेनिक मैटर, एयर वगैरह के अलावा मृदा में जल भी होता है, वाटर भी पाया जाता है। तो सॉइल का एक और घटक जो है वो है जल, वाटर। तो सॉइल को अगर हम देखें, मृदा मुख्यतः रॉक्स के, चट्टानों के अपक्षय से बनती है, तथा ये एक प्राकृतिक मिश्रण है, ये एक नेचुरल मिक्सचर है जिसमें आपको ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस दोनों मिलेंगे। कार्बनिक और अकार्बनिक तत्व दोनों पाए जाते हैं मृदा में। और कार्बनिक और अकार्बनिक तत्वों में अगर देखें, इनऑर्गेनिक मैटर में मिनरल्स होते हैं, एयर होती है, वाटर होता है, और ऑर्गेनिक मैटर में तो जैव पदार्थ, पेड़ पौधों के अवशेष, जीव जंतुओं के अवशेष, ये पाए ही जाते हैं। तो सॉइल बेसिकली इन सब का मिक्सचर होती है। और सॉइल के मुख्य घटक या मेजर कंपोनेंट्स भी यही होते हैं, मिनरल्स, एयर, वाटर और ऑर्गेनिक मैटर, ये प्रमुख घटक हैं मृदा के। तो अब देखिए मृदा की बेसिक जो डेफिनेशन है, soil is a mixture of organic and inorganic matter which includes organic matter, minerals, water, air। तो मृदा जो है ये कार्बनिक और अकार्बनिक तत्वों का या पदार्थों का मिश्रण होती है, जिसमें सम्मिलित है जैव पदार्थ, खनिज, जल, वायु आदि। अब जो मृदा है, मृदा से संबंधित कुछ बेसिक चीजें अगर देखें कि मृदा के विज्ञान को या मृदा के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो एक शब्द है जो मृदा के साथ जुड़ा हुआ है, पेडो। तो अगर मृदा के बारे में स्टडी की जा रही है, अध्ययन किया जा रहा है मृदा से संबंधित, तो उसे कहते हैं पेडोलॉजी। और मृदा निर्माण की जो प्रक्रिया है, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन जो है सॉइल का, उसे कहते हैं पेडोजेनेसिस। जेनेसिस का मतलब होता है उत्पत्ति, निर्माण। तो पेडो शब्द जुड़ा हुआ है सॉइल के साथ, तो पेडो से रिलेटेड कोई भी चीज आए तो उसका रिलेशन सॉइल के साथ है। तो मृदा जो है ये बहुत लंबी प्रक्रिया के द्वारा बनती है, बहुत एक लॉन्ग प्रोसेस है। जैसे अगर हम सोचें कि ठीक है, हमने समझ लिया कि रॉक्स के टूटने पिसने से सॉइल बनती है, तो हम कोई भी चट्टान का टुकड़ा लें, बड़े से ग्राइंडर में उसको पीस दें और मिट्टी बना दें आज के आज। तो ऐसे हम लोग मानव इस तरह से कोई सॉइल का फॉर्मेशन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मृदा नेचुरली बनती है सॉइल। और नेचुरली बनने के समय जो लॉन्ग प्रोसेस है सॉइल का, उस दौरान सॉइल में फिजिकल चेंजेस आते हैं, भौतिक परिवर्तन होते हैं, उसके साथ रासायनिक और जैविक परिवर्तन भी होते हैं, तब जाकर मृदा बनती है।
तो ऐसा नहीं है कि केवल चट्टानों के टुकड़े टूट गए और सॉइल बन गई, नहीं, ये एक लॉन्ग प्रोसेस है जिसमें सॉइल जो है नेचुरली काफी सारी चीजों के साथ जो है अपना संबंध स्थापित करती है। आसपास जो भूमि है, जलवायु जो होती है, उसके साथ संपर्क साधने से धीरे धीरे सॉइल में चेंजेस आते हैं, और उन चेंजेस में सॉइल के साथ फिजिकल चेंजेस आते हैं। मतलब पहले जो चट्टान के बड़े टुकड़े होते हैं वो धीरे धीरे भौतिक रूप से धीरे धीरे कटते हैं, छोटे होते हैं, बारीक होते हैं, उसको कहते हैं भौतिक परिवर्तन, फिजिकल चेंज। केमिकल चेंजेस भी आते हैं सॉइल में, जो मिनरल्स वगैरह हैं उनका थोड़ा नेचर चेंज होता है, थोड़ा रिएक्शन होता है किसी अन्य चीज से या जल आदि के साथ, तो उनका नेचर भी चेंज हो जाता है। पीएच लेवल जो है सॉइल का वो चेंज होता रहता है। और जैविक परिवर्तन ऐसे आते हैं कि पेड़ पौधों की पत्तियां या जीव जंतुओं के अवशेष जो मृदा में आते हैं वो अपघटित होते हैं, डीकम्पोज होते हैं, और डीकम्पोज होने के बाद धीरे धीरे ह्यूमस में कन्वर्ट होते हैं, जो मृदा को, सॉइल को बहुत उपजाऊ बनाता है। तो इस तरह से सॉइल का फॉर्मेशन का प्रोसेस बहुत ही लंबा है, और इतना लंबा है कि इसमें बहुत सारे परिवर्तन होते हैं मृदा में, और ये बहुत लंबा प्रोसेस होने के कारण मृदा को एक अनवीकरणीय संसाधन माना जाता है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स माना जाता है। फिर भी सॉइल के कुछ एक पार्ट्स ऐसे हैं जो रिन्यूएबल है, जैसे सॉइल में जो ह्यूमस की मात्रा होती है, ह्यूमस की मात्रा घटती बढ़ती रहती है। ह्यूमस सॉइल में जैव पदार्थों से बनता है, पेड़ पौधों की पत्तियां और इनसे बनता है, तो ह्यूमस बनता भी रहता है, फिर नष्ट भी होता रहता है, तो ह्यूमस कंटिन्यूसली रिन्यू होता है। पर ओवरऑल अगर हम सॉइल को देखें तो सॉइल एक नॉन रिन्यूएबल, अनवीकरणीय संसाधन है। इसीलिए सॉइल का, मृदा का महत्व इतना ज्यादा है, और अक्सर मृदा के संरक्षण की बात की जाती है, क्योंकि अगर मृदा का नुकसान हो गया या मृदा का अपरदन ज्यादा हो गया, सॉइल का लॉस अगर हमें ज्यादा हो गया, तो फिर वो सॉइल बनने में बहुत टाइम लग जाएगा, और इतना टाइम लगेगा कि फिर बाद में जो क्रॉप्स वगैरह की ग्रो करने के लिए, फसल आदि के उत्पादन के लिए जो हमें प्रमुख मृदा चाहिए, उसकी कमी पड़ सकती है। इसीलिए सॉइल को एक अनवीकरणीय संसाधन माना जाता है। हालांकि कई किताबों में आप नवीकरणीय संसाधन के रूप में इसका लिखा हुआ देखेंगे, वो इसलिए क्योंकि ह्यूमस नवीकरणीय है, जो मृदा का एक भाग है केवल। अब जैसा मैंने आपको बताया था, पेडोजेनेसिस कहते हैं मृदा निर्माण की प्रक्रिया को, और पेडोलॉजी कहते हैं मृदा विज्ञान को या मृदा के अध्ययन को। तो फॉर्मेशन, सॉइल फॉर्मेशन का प्रोसेस पेडोजेनेसिस कहलाता है, और स्टडी ऑफ सॉइल जो है वो पेडोलॉजी कहलाती है। अब मृदा विज्ञान के जनक माना जाता है एक साइंटिस्ट को, रशियन साइंटिस्ट को, उनका नाम आपको ध्यान रखना है, उनका नाम है वी डॉकचेव। ये रशियन साइंटिस्ट हैं जिनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है पेडोलॉजी के से रिलेटेड, मृदा विज्ञान से संबंधित इन्होंने बहुत अध्ययन किए हैं, अपने काफी सारे जो हैं इन्होंने सॉइल के टाइप्स वगैरह भी बताए हैं, इसीलिए इनको फादर ऑफ पेडोलॉजी कहा जाता है, मृदा विज्ञान के जनक कहा जाता है इनको, तो इनका नाम आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं सॉइल के मेजर कंपोनेंट्स की। मुख्य घटकों की अगर बात करें तो जो परसेंटेज आपको यहाँ दिख रहा है वही परसेंटेज होता है सॉइल में, बेसिकली 4 मेजर कंपोनेंट्स का। जैसे जल जो है, जल की मात्रा मृदा में 25% होती है लगभग। एयर, वायु जो है उसकी मात्रा होती है 25%, तो 50% तो जल और वायु ही होती है सॉइल के अंदर, और बाकी का जो 50% पार्ट है उसमें से 45% पार्ट जो है वो खनिज होते हैं, खनिज तत्व पाए जाते हैं मृदा में, और केवल 5% भाग मृदा का जैव पदार्थ युक्त होता है। तो ये मेजर कंपोनेंट्स है और उनका परसेंटेज है, ये आपको ध्यान रखना है। अब सॉइल के मेजर कंपोनेंट्स का परसेंटेज आपने देख लिया है, तो अब देखिए मृदा निर्माण को बहुत सारे कारक प्रभावित करते हैं, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो सॉइल फॉर्मेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे चट्टान के टूटने से जो मृदा बनी, जिस भी जलवायु वाली स्थिति में वो है, धीरे धीरे उस जलवायु, क्लाइमेट की वजह से और आसपास की जो परिस्थितियां हैं उसके कारण उस मृदा के निर्माण के प्रक्रिया में प्रभाव भी पड़ेगा, और मृदा के ऊपर भी प्रभाव पड़ेगा, जिसकी वजह से सॉइल का, मृदा का रंग, उसका क्या कॉम्पोजिशन होगी, क्या उसके मुख्य घटक होंगे, किस तरह की संरचना होगी, वो सब निर्धारित होती है इन प्रमुख कारकों से। इन सब कारकों के अलावा एक और कारक जो हमें देखना है वो है ह्यूमन रिलेटेड फैक्टर्स, ह्यूमन या मानव से संबंधित कारक, वो हम अंत में देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सक्रिय कारकों की। तो सक्रिय कारक जो हैं उसमें मुख्यतः जलवायु है और जैव पदार्थ है। इन दोनों को सक्रिय कारक क्यों माना गया है?
इसलिए माना गया है क्योंकि मृदा में इन दो फैक्टर्स का प्रभाव निरंतर बना रहता है। ऐसा नहीं कि एक बार इनका प्रभाव पड़ा फिर खत्म हो गया, नहीं, कंटिन्यूसली ये सॉइल को चेंज करते रहते हैं, लगातार इनका प्रभाव बना रहता है मृदा के ऊपर। इसलिए ये आप माने जाते हैं सक्रिय कारक। सक्रिय कारक में सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं जलवायु को। अब जलवायु वाले कारक को हम डिस्कस कर लेते हैं। लोकेशन और ये बाकी चीजें जो है ये बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं क्लाइमेट। जलवायु जो एक सक्रिय कारक है, इसमें हम दो मुख्य तत्व जलवायु के जो है उनको देखेंगे। एक तो मृदा को प्रभावित करता है तापमान, टेम्परेचर। दूसरी चीज जो सॉइल को प्रभावित करती है वो है वर्षा, रेनफॉल। और ये दोनों ही तत्व जो हैं ये जलवायु से संबंधित तत्व हैं। क्लाइमेट रिलेटेड जो कंपोनेंट्स हैं वो हैं ये। सबसे पहले टेम्परेचर की अगर हम बात करें, किसी स्थान का यदि तापमान अधिक होता है तो देखिए टेम्परेचर हाई होने से फर्क पड़ता है जैव पदार्थों की मात्रा के ऊपर या जैव ह्यूमस के ऊपर। स्पेशली कैसे फर्क पड़ता है, तो देखिए सॉइल के अंदर जो डेड प्लांट रिमेन्स होते हैं, डेड ऑर्गेनिक रिमेन्स होते हैं, जैसे कि पेड़ पौधों और जीव जंतुओं के अवशेष, उनके अपघटन या डिकम्पोजिशन का काम करते हैं बैक्टीरिया, जीवाणु जिन्हें कहते हैं। और यदि तापमान अधिक होता है तो जीवाणु या बैक्टीरिया जो होते हैं वो सक्रिय होते हैं, एक्टिव होते हैं। और अगर कहीं पर टेम्परेचर कम होता है तो जीवाणु थोड़े निष्क्रिय हो जाते हैं, उनकी एक्टिवनेस थोड़ी कम हो जाती है, तो बैक्टीरिया इनएक्टिवेट हो जाते हैं जब कोल्ड टेम्परेचर होता है या तापमान थोड़ा कम होता है। जैसे आपने देखा है फ्रिज में जो चीजें रखी जाती है वो ज्यादा लंबे समय तक चलती है, क्योंकि फ्रिज में टेम्परेचर कम होता है और फ्रीजर में रखी गई चीज में जीवाणु जो है उसको कम अपघटित कर पाते हैं या उसको खराब कम कर पाते हैं चीज को, तो इसीलिए जीवाणु कम सक्रिय हो जाते हैं तापमान कम होने पर। और जीवाणु अगर कम सक्रिय होंगे, बैक्टीरिया, तो वो ह्यूमस निर्माण में योगदान नहीं देंगे या कम ह्यूमस निर्माण कर पाएंगे। तो इसीलिए तापमान का सीधे फर्क पड़ता है ह्यूमस के ऊपर। सो जिन क्षेत्रों में तापमान अधिक होता है वहां क्या होता है, बैक्टीरिया या जीवाणु जिनको कहते हैं जीवाणु, वहां जीवाणु सक्रिय हो जाते हैं। तापमान अधिक होने के कारण जीवाणु सक्रिय होते हैं। और जहां जीवाणु सक्रिय होते हैं वो जैव पदार्थों का अपघटन करते हैं, और जैव पदार्थों का अपघटन होने से क्या बनती है, ह्यूमस बनती है। तो उच्च तापमान वाले क्षेत्रों में अक्सर हमें ह्यूमस देखने को मिलती है सॉइल में, और जैव पदार्थों का अपघटन आसानी से हो जाता है बैक्टीरिया के माध्यम से, इसीलिए ह्यूमस बनती है। ऐसे क्षेत्र, ऐसे रीजन्स जहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा कम होता है, कम तापमान वाले क्षेत्रों में क्या होगा, बैक्टीरिया या जीवाणु थोड़े कम सक्रिय हो जाएंगे। बैक्टीरिया कम एक्टिव, लेस एक्टिव या इनएक्टिव कह देते हैं। तो अगर बैक्टीरिया लेस एक्टिव हैं या इनएक्टिव हैं, एक तो होता है थोड़ा सा टेम्परेचर कम होना और एक होता है बहुत ज्यादा टेम्परेचर कम होना। अगर ज्यादा टेम्परेचर कम है तो बैक्टीरिया बिल्कुल निष्क्रिय से हो जाएंगे, इनएक्टिव हो जाएंगे, और वो जैव पदार्थों का पूर्ण रूप से अपघटन नहीं कर पाएंगे। ऑर्गेनिक मैटर जो है उसको कंप्लीटली डिकम्पोज नहीं कर पाएंगे, उसको ब्रेक डाउन नहीं कर पाएंगे। और अगर ऑर्गेनिक मैटर कंप्लीटली ब्रेक डाउन नहीं हो, अपघटित ना हो, तो ह्यूमस नहीं बनती है। ह्यूमस की जगह ऐसे क्षेत्रों में अक्सर ह्यूमिक एसिड बन जाता है या ह्यूमिक अम्ल जिसे कहते हैं वो बन जाता है। तो ह्यूमिक एसिड का निर्माण होता है क्योंकि बैक्टीरिया जो है वो थोड़े कम एक्टिव हो जाते हैं, इसलिए ह्यूमिक एसिड। ह्यूमिक अम्ल कहते हैं इसको। तो कम तापमान वाले क्षेत्रों में ह्यूमस के स्थान पर ह्यूमिक अम्ल देखने को मिलता है। अब वर्षा की अगर बात करें तो ऐसे क्षेत्र जहां पे बहुत ज्यादा वर्षा होती है, रेनफॉल ज्यादा होती है, और कुछ क्षेत्र ऐसे जहां पे वर्षा कम होती है। अधिक वर्षा वाले जो क्षेत्र हैं वहां बहुत ज्यादा पानी आकर मृदा में ठहर जाता है। उसकी वजह से सॉइल की जो ऊपरी परत होती है, जैसे मान लीजिए ये सॉइल है, मृदा है, ये मृदा की ऊपरी परत पे
बहुत सारा पानी इकट्ठा हो गया, वर्षा के जल जल जो है वो इकट्ठा हो गया। तो अब वर्षा का जल जो है वो रिसकर नीचे वाली परतों में जाएगा मृदा में। तो जब ये जल रिसकर नीचे वाली परतों में जाएगा तो ये जल अपने साथ जल में घुलनशील जो तत्व हैं उनको नीचे ले जाता है। मतलब वाटर में डिसॉल्व होने वाले जो मटेरियल हैं उनको ये वाटर, रेन वाटर अपने साथ नीचे की तरफ परकोलेट करके ले जाता है। इसीलिए सॉइल में ऊपरी भाग में जो भी ऐसे मटेरियल होते हैं, जो भी ऐसे पदार्थ होते हैं जो पानी में घुल सकते हैं, वो नीचे चले जाते हैं निचली परतों में। और अक्सर पानी के साथ घुलकर चले जाते हैं सिलिका और चूना या लाइम, वो निचली परतों में चले जाते हैं। तो जिन क्षेत्रों में बारिश ज्यादा होती है वहां पानी के साथ नीचे चले जाते हैं, मृदा की निचली परत में चले जाते हैं सिलिका और चूना। और सिलिका और चूना जब ये नीचे जाते हैं तो मृदा की ऊपरी परत में फेरस मतलब आयरन और एल्यूमिनियम के जो ऑक्साइड हैं उनकी मात्रा ज्यादा देखने को मिलती है। तो ऐसी सॉइल जिसमें ऊपरी परत में फेरस और एल्यूमिनियम के ऑक्साइड ज्यादा है और नीचे की तरफ चले गए चूना और लाइम और सिलिका, ऐसी सॉइल को कहते हैं लेटेराइट मृदा। तो और इस प्रक्रिया को कहते हैं निक्षालन मतलब लीचिंग, इसको अपवहन भी कहा जाता है। तो ऐसे अधिक वर्षा वाले जो क्षेत्र हैं वहां अक्सर लेटेराइट मृदा जो है वो बनती है या पाई जाती है, लेटेराइट। तो अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में लेटेराइट सॉइल जैसी सॉइल पाई जाती है। उसके अलावा लेटेराइट सॉइल जो है कि उसमें क्योंकि चूना और लाइम और सिलिका वगैरह नीचे चले जाते हैं, इसलिए इस मृदा की उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी भी थोड़ी कम हो जाती है। तो बहुत ज्यादा वर्षा वाले जो क्षेत्र हैं वहां मृदा की उत्पादकता कम हो जाती है क्योंकि निक्षालन की प्रक्रिया होती है, अपवहन की प्रक्रिया होती है या लीचिंग का प्रोसेस होता है उसकी वजह से। जहां पर कम बारिश होती है, ऐसे कम बारिश वाले क्षेत्रों में क्या होता है, मृदा शुष्क होती है, सॉइल जो है बिल्कुल ड्राई होती है। तो शुष्क कम वर्षा वाले क्षेत्रों में अक्सर एरिड सॉइल पाई जाती है, शुष्क मृदा। और शुष्क मृदा में खास बात यह है कि क्योंकि पानी की कमी है इसीलिए ऐसी मृदा में चूना जो होता है वो वहां के वहीं रहता है। पानी नहीं है या कम मात्रा में है इसलिए चूना कहीं नहीं जाता, मृदा में चूने की मात्रा अधिक होती है। कैल्शियम के पिंड भी पाए जाते हैं, कैल्शियम के लंप भी पाए जाते हैं क्योंकि शुष्कता है इसलिए कैल्शियम और चूना वगैरह सब मृदा में देखने को मिलता है। तो ऐसी जो शुष्क क्षेत्रों की सॉइल होती है उसमें कैल्शियम के पिंड, चूने की मात्रा ये सब ज्यादा देखने को मिलती है। और कई बार ज्यादा शुष्कता होने की वजह से अगर वाष्पीकरण, इवेपोरेशन भी बहुत ज्यादा होता है तो कभी कभी ये जो शुष्क क्षेत्रों की मृदा है, एरिड रीजन्स की सॉइल, ये लवणीय भी हो जाती है, सलाइन भी हो जाती है। तो ये शुष्क क्षेत्रों की मृदा की खास बात है कि इनमें चूना ज्यादा मिलता है, कैल्शियम के पिंड ज्यादा मिलते हैं, कैल्शियम के लम्प्स वगैरह मिलते हैं। उसके साथ साथ सॉइल जो होती है उसमें 3 बेसिक जो न्यूट्रिएंट्स है वो पाए जाते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटैश, जिसको हम कहते हैं NPK। तो सॉइल में N, P और K इनका एक आइडियल रेशियो होना चाहिए ताकि सॉइल की गुणवत्ता बनी रहे, और वो आइडियल रेशियो होता है 4, 2 और 1। ये 4 to 1 का रेशियो अनुकूल होता है सॉइल के लिए। तो आमतौर पर भारत की जितनी भी मृदाएं हैं उनमें फास्फोरस की मात्रा कम है क्योंकि फास्फोरस जो है मृदा को चट्टानों से प्राप्त होता है, रॉक्स वगैरह से प्राप्त होता है, और फास्फोरस जो है इजीली पानी के साथ बहकर चला जाता है। तो इसीलिए इंडिया की जितनी भी सॉइल्स हैं उनमें अक्सर फास्फोरस की मात्रा कम पाई जाती है। पर शुष्क मृदा जो है जिसमें पानी की कमी है उसमें फास्फोरस की मात्रा भी अधिक पाई जाती है, फास्फोरस। फास्फोरस भी अधिक पाया जाता है शुष्क मृदा में। तो देखिए क्लाइमेट जो है, जलवायु, वो मृदा में कौन सा तत्व रहेगा और कौन सा तत्व चला जाएगा वो सब भी निर्धारित कर रहा है। तो कुल मिला के जलवायु का ये प्रभाव होता है। तापमान के कारण ह्यूमस या ह्यूमस की जो मात्रा है वो निर्धारित होती है, जबकि वर्षा की वजह से कौन से तत्व रहेंगे मृदा में और कौन से चले जाएंगे ये निर्धारित होता है। प्लस ऐसे क्षेत्र जहां पर तापमान और वर्षा दोनों ही ज्यादा हो, ऐसे रीजन्स जहां पर टेम्परेचर भी ज्यादा है, जहां रेनफॉल भी ज्यादा है, ये दोनों ही जो कंपोनेंट्स है वो ज्यादा है, ऐसे क्षेत्रों में क्या होता है, तो अधिक तापमान और अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में ह्यूमस की स्थिति को अगर हम देखें तो तापमान
तो बैक्टीरिया को एक्टिवेट करता ही है, पर वर्षा के कारण भी या नमी की वजह से भी बैक्टीरिया एक्टिव हो जाता है। तो ऐसे क्षेत्र जहाँ पे तापमान उच्च है प्लस रेनफॉल, वर्षा भी ज्यादा है, नमी भी ज्यादा है, वहां पर बैक्टीरिया सुपर एक्टिव हो जाते हैं, बहुत अत्यधिक सक्रिय हो जाते हैं जीवाणु, सुपर एक्टिव। और जहां पर बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं, सक्रिय हो जाते हैं अत्यधिक जीवाणु, तो वो ह्यूमस का निर्माण तो करते हैं, अपघटन करते हैं, डिकम्पोजिशन करते हैं ऑर्गेनिक मैटर का, ह्यूमस बनाते हैं, पर ह्यूमस बनने के बाद भी वो रुकते नहीं है, वो डिकम्पोजिशन कंटिन्यू रखते हैं। और उस ह्यूमस के बनने के बाद भी जब वो अपघटन करते रहते हैं तो ह्यूमस बनकर और फिर नष्ट भी हो जाती है। तो ऐसे क्षेत्र जहाँ पे वर्षा और तापमान दोनों ज्यादा है, वहां जीवाणु के अत्यधिक सक्रिय होने के कारण ह्यूमस बनती तो है, पर ह्यूमस बनकर और फिर नष्ट भी हो जाती। तो ह्यूमस अंतिम रिजल्ट क्या होता है, एंड में ह्यूमस बचती ही नहीं है, तो ह्यूमस होती नहीं है। तो ऐसे क्षेत्र जहाँ तापमान वर्षा ज्यादा है, वहाँ ह्यूमस बनने के बावजूद भी बचती नहीं है, रहती नहीं है। तो इसीलिए ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। तो मेनली इस तरह से जलवायु जो है मृदा में मुख्य घटकों का निर्धारण करती है, मृदा के रंग का निर्धारण करती है, और मृदा की प्रकृति कैसी होगी, नेचर, उसको भी डिसाइड करती है। रंग मैंने क्यों बोला, क्योंकि जिस सॉइल में ह्यूमस ज्यादा होता है, ह्यूमस युक्त मृदा का रंग गहरा होता है। ह्यूमस अगर ज्यादा है तो गहरा रंग होगा मृदा का, सॉइल का। तो इस तरह से तापमान प्रभावित करता है मृदा को, और वो एनपीके की, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश की जो अनुकूल मात्रा है वो भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो अब आपने जलवायु, पहला कारक जो है मृदा को प्रभावित करने वाला, वो देख लिया। अब हम दूसरे फैक्टर की बात करते हैं। दूसरा फैक्टर जो है, जो एक सक्रिय फैक्टर कारक ही है, वो है ऑर्गेनिक मैटर, जिसको हम जैव पदार्थ भी कहते हैं। अब जैव पदार्थ में हम किसको इंक्लूड कर रहे हैं, क्या चीज इसमें आएगी? तो देखिए, जैव पदार्थ में दोनों चीज आती है, एक तो डेड, मृत जो पेड़ पौधों के अवशेष है वो भी आते हैं, और जीवित लाइव चीजें भी इसमें आती हैं। तो जीवित में क्या आएंगे ऑर्गेनिक मैटर में? बैक्टीरिया, जीवाणु, बैक्टीरिया, जीवाणु। और मृत में क्या आएंगे? मृत में दो चीजें आती हैं, एक तो प्लांट रिमेन्स, पेड़ पौधों के अवशेष, और दूसरी चीज जो आएगी वो है एनिमल रिमेन्स, तो देखिए, मृत जो पेड़ पौधों के और जीव जंतुओं के अवशेष होते हैं, ये जब सॉइल में आकर रुकते हैं या सॉइल में इनका एकत्रण होता है, उसके बाद सॉइल में इकट्ठे होने के बाद फिर बैक्टीरिया का काम चालू हो जाता है। तो ये जो डेड प्लांट रिमेन्स हैं, एनिमल रिमेन्स हैं, इनको जीवाणु जो है इनके ऊपर क्रिया करते हैं या इनका अपघटन करते हैं, इन दोनों का ही। और इनका अपघटन या डिकम्पोजिशन जब ये करते हैं, डिकम्पोजिशन, अपघटन, अपघटन के कारण बनती है ह्यूमस। और ह्यूमस जो है मृदा के रंग को तो गहरा करती है, ह्यूमस मृदा के रंग को गहरा करने के साथ साथ मृदा की उत्पादकता को बढ़ाती है, उत्पादकता या प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी। तो जैव पदार्थों में ये चीजें सम्मिलित है। जिस मृदा में जैव पदार्थ की मात्रा ज्यादा होती है वो अक्सर ज्यादा उपजाऊ मानी जाती है, क्योंकि उसमें ह्यूमस का निर्माण होता है। तो ये है जैव पदार्थ से संबंधित चीजें। तो ये मृदा की उत्पादकता को निर्धारित करता है ये पदार्थ, ये फैक्टर, और उत्पादकता के साथ साथ रंग को भी निर्धारित करता है, क्योंकि ह्यूमस युक्त मृदा गहरे रंग की होती। तो ये हो गया दूसरा कारक। अब जो असक्रिय कारक है वो देख लेते हैं। तो देखिए, सक्रिय कारक में, एक्टिव फैक्टर्स में हमने क्लाइमेट देख लिया, हमने ऑर्गेनिक मैटर देख लिया। अब हम बात करेंगे पेरेंट मटेरियल की, जनक सामग्री, पेरेंट रॉक्स या पेरेंट मटेरियल।
पेरेंट्स कौन होते हैं रॉक्स सॉइल के? तो सॉइल बनती है रॉक्स से, चट्टानों से। तो मृदा के जनक भी कौन हुए? चट्टानें हुई। चट्टानों में जिस तरह के खनिज होंगे, जिस तरह के मिनरल्स होंगे, वही खनिज तो उनमें पाए जाएंगे, सॉइल में पाए जाएंगे, मृदा में। तो मान लीजिए एक ऐसी रॉक से सॉइल बन रही है जिस रॉक में फेरस की मात्रा ज्यादा है, आयरन की मात्रा ज्यादा है, तो इस तरह की रॉक से बनने वाली जो सॉइल होगी उसमें भी क्या होगा? फेरस की मात्रा ज्यादा पाई जाएगी। नेचुरल सी बात है, स्वाभाविक सी बात है। जो चट्टान में खनिज होते हैं, जिस तरह के खनिज होते हैं, वैसे ही मृदा में पाए जाते हैं। तो जनक सामग्री जो है पहला सबसे प्राथमिक कारक है जो मृदा के घटक को या कंपोनेंट्स को निर्धारित करता है। कंपोनेंट्स नहीं, कंपोजिशन को, संरचना को निर्धारित करता है। और कौन से खनिज मृदा में ज्यादा होंगे ये निर्धारित होता है जनक चट्टान से या जनक सामग्री से। अब जैसे उदाहरण के तौर पर हम अगर देखें, एग्जाम्पल, क्रिस्टलाइज्ड जो रॉक्स होती हैं या फिर क्रिस्टलीकृत जो चट्टानें होती हैं, क्रिस्टलीकृत चट्टानों में अक्सर फेरस, एल्यूमिनियम वगैरह ज्यादा होते हैं। तो इसीलिए क्रिस्टलीकृत चट्टानों से बनने वाली जो सॉइल होती है, मृदा, उसमें भी फेरस की मात्रा या लौह तत्व ज्यादा पाए जाते हैं। उदाहरण के तौर पर क्रिस्टलीकृत चट्टानों से बनती है एक मृदा जिसका नाम है लाल पीली मृदा, रेड येलो सॉइल। और ये जो लाल पीली मृदा है, लाल पीली मृदा, लाल पीली मृदा में क्योंकि क्रिस्टलीकृत चट्टानों से बन रही है इसलिए लाल पीली मृदा में आयरन की मात्रा, फेरस की मात्रा ज्यादा होती है। और आयरन ज्यादा होता है इसीलिए इस मृदा का रंग कैसा हो जाता है? लाल हो जाता है। तो जनक सामग्री मृदा में खनिजों की मात्रा या खनिजों का कौन से खनिज ज्यादा होंगे ये निर्धारित करती है। प्लस जिस तरह के खनिज होते हैं, मिनरल्स होते हैं किसी भी सॉइल में, उससे उस सॉइल का कलर डिसाइड होता है। तो अगर हम देखें तो जनक सामग्री संरचना, रंग, इन सारी चीजों को प्रभावित करने वाला एक प्राथमिक कारक है, एक मेजर फैक्टर है। जैसे उदाहरण के तौर पर क्रिस्टलीकृत चट्टानों से बनी लाल पीली मृदा लाल रंग की होती है क्योंकि उसमें फेरस या आयरन कंटेंट ज्यादा होता है। अब हम बात करते हैं दूसरे कारक की, टाइम, समय। समय की अगर बात करें तो मृदा को जितना लंबा समय लगता है या जितना लंबा टाइम मिलता है मृदा को निर्माण में, उतनी ही ज्यादा सॉइल या मृदा जो है वो परिपक्व होती है, मैच्योर होती है। तो अगर मृदा काफी पुरानी है, बहुत लंबा समय हो गया है उसको बने हुए, तो ऐसी लॉन्ग टाइम लेने वाली, लंबे समय से निर्मित समय में निर्मित मृदा जो है परिपक्व होगी या मैच्योर होगी। अब मैच्योर सॉइल किसको कहते हैं? मैच्योर सॉइल कहा जाता है ऐसी सॉइल को जिसमें मृदा में जो मुख्य घटक हैं वो सारे घटक होते हैं, सारे कंपोनेंट्स होते हैं, मिनरल्स, ऑर्गेनिक मैटर वगैरह सबकी मात्रा होती है। प्लस ऐसी सॉइल जिसमें प्रॉपर परतें बन चुकी हो, सॉइल में लेयर्स होती हैं। तो ऐसी मृदा जो बहुत लंबे समय से धीरे धीरे बन रही है उसमें ऐसी लेयर्स प्रॉपर्ली बन जाती है। जैसे आपने देखा होगा खुदाई करते वक्त देखते हैं तो अलग अलग रंग की नीचे की तरफ सॉइल की लेयर्स मिलती हैं, तो प्रॉपर लेयरिंग बन जाती है अगर सॉइल को बहुत लंबा टाइम मिला हो तो। अब इस लेयरिंग को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं मृदा परिच्छेदिका या फिर सॉइल प्रोफाइल। तो ये मृदा परिच्छेदिका अभी हम आगे डिस्कस करेंगे कि ये लेयर्स किस तरह की होती है और कौन सी होती हैं। पर लंबे समय में मृदा जो है वो परिपक्व हो जाती है और उसमें परतें अच्छे से स्पष्ट रूप से बन जाती हैं, प्रॉपर्ली अरेंज हो जाती हैं। तो ये हो गया समय वाला कारक। फिर उच्चावच की रिलीफ फीचर्स की अगर बात करें तो रिलीफ फीचर्स में आता है ऊंचे नीचे स्थान, पर्वत, पठार, मैदान, ये सब इसमें इंक्लूड किए जाते हैं। तो रिलीफ फीचर्स में अगर हम देखें, मान लीजिए कहीं पर पर्वतीय क्षेत्र है, तीव्र ढाल वाले पर्वतीय क्षेत्र हैं, और कहीं पर घाटी क्षेत्र है, वैली रीजन है। तो पर्वतीय क्षेत्र के जो तीव्र ढाल है, स्टीप स्लोप्स, इन स्टीप स्लोप्स पर मृदा का जमाव थोड़ा कम हो पाएगा क्योंकि जब भी बारिश आएगी तो वर्षा के पानी के साथ यहाँ की मृदा बहकर अपर्दित होकर चली जाएगी। तो पर्वतों के ढाल पर अपर्दन अधिक होता है, अपर्दन, सॉइल का इरोजन काफी ज्यादा होता है और इरोजन की वजह से पर्वत के ढाल जो होते हैं वहां मृदा की परत बहुत पतली देखने को मिलती है, पतली परत पाई जाती है, थिन लेयर।
थिन लेयर, पतली परत। जबकि ऐसे क्षेत्र जो कि घाटी जैसे निम्न भूमि क्षेत्र है, वहाँ खूब सारी सॉइल आराम से इकट्ठी हो सकती है, इसीलिए ऐसे क्षेत्रों में मृदा की जो परत है वो आपको मोटी देखने को मिलती है, थिक लेयर ऑफ सॉइल। तो रिलीफ फीचर्स जो हैं उनमें डिफरेंट ग्रेडियंट या स्लोप या ढाल जो है अलग अलग तरह के देखने को मिलते हैं। जहाँ कम ढाल वाला क्षेत्र होता है, जैसे मैदान हुए, घाटी हुए, वहाँ मृदा का जमाव ज्यादा होने के कारण परत मोटी होती है, और जहाँ पर तीव्र ढाल होते हैं वहाँ मृदा की परत कम पाई जाती है या पतली पाई जाती है। तो रिलीफ फीचर एक ऐसा फैक्टर है जो सॉइल के अक्यूमुलेशन को प्रभावित करता है, मृदा के संचय को प्रभावित करता है। ये उच्चावच वाला कारक, संचय या अक्यूमुलेशन, तो ये भी एक फैक्टर हो गया। अब हम डिस्कस करेंगे जो लास्ट कारक है, लोकेशन, इसको। अब लोकेशन वाले फैक्टर को हम डिटेल से देखने वाले हैं। तो देखिए लोकेशन वाला फैक्टर, तो देखिए जिस चट्टान से, रॉक से सॉइल का फॉर्मेशन होता है, जैसे मान लीजिए इस चट्टान के टुकड़े टूटे और इसी की वजह से आगे चलकर एक सॉइल बनी, जो यहाँ है, ये सॉइल बनी। धीरे धीरे यहाँ पर इन टुकड़ों के टूटने से सॉइल जमती जाएगी, काफी अच्छी गहरी परत सॉइल की बन जाएगी, लेयर्स बन जाएंगी प्रॉपर। तो ऐसी सॉइल जो अपनी जनक सामग्री के या जनक चट्टान के पास ही काफी लंबे समय तक स्थित रहे, ऐसी चट्टान को कहते हैं, ऐसी सॉइल को कहते हैं क्षेत्रीय मृदा, जोनल सॉइल। तो अवस्थिति लोकेशन के बेसिस पर सॉइल दो तरह की होती है, एक तो जोनल जिसे क्षेत्रीय मृदा कहते हैं, और दूसरी सॉइल होती है अजोनल, अजोनल जिसे अक्षेत्रीय मृदा भी कहा जाता है, मृदा। तो ये दो तरह की सॉइल्स होती हैं, इन दोनों को अभी देखेंगे। तो क्षेत्रीय ऐसी मृदा को कहा जाता है जो निर्माण के बाद जनक सामग्री के आसपास ही कहीं लंबे समय तक अवस्थित रहे, टिकी रहे, और ऐसी सॉइल को ही कहा जाता है क्षेत्रीय मृदा। और दूसरी तरफ अक्षेत्रीय मृदा या अजोनल सॉइल वो होती है जो मान लीजिए इस चट्टान के जनक सामग्री के या पेरेंट रॉक के से बनी, और बनने के बाद यहाँ पर बनी थी वो, और बनने के बाद पानी वगैरह के कारण या किसी भी दूसरी रीजन की वजह से ये बहकर आगे चलेगी कहीं पर, किसी अन्य स्थान पर। तो बहकर और बहकर आगे जाती जाती है, किसी एक स्थान पर लंबे समय तक टिकती नहीं है। तो ऐसी जो सॉइल होती है जो लंबे समय तक किसी एक स्थान पर टिकती नहीं है, बहकर पानी आदि के साथ, वायु वगैरह के साथ आगे चली जाती है, ऐसी सॉइल को कहते हैं अक्षेत्रीय, जिसका कोई क्षेत्र फिक्स नहीं होता, जिसका कोई जोन फिक्स नहीं होता, वो अजोनल सॉइल होती है। और जिसका कोई जोन फिक्स्ड होता है, जो एक ही जगह लंबे समय तक टिकी रहती है, वो अजोनल सॉइल होती है। अब दोनों सॉइल्स के नेचर में काफी फर्क है। जैसे जोनल सॉइल जो है, क्योंकि ये जनक सामग्री के पास लंबे समय तक है, अपने पेरेंट रॉक के पास लंबे समय तक है, इसीलिए इस पर जनक सामग्री के प्रभाव ज्यादा नजर आता है, जनक सामग्री का प्रभाव ज्यादा होता है। मतलब पेरेंट जो मटेरियल है उसका इफेक्ट हमें ज्यादा देखने को मिलता है, पेरेंट मटेरियल का इफेक्ट, पेरेंट मटेरियल का इफेक्ट ज्यादा है। जबकि ये जो अक्षेत्रीय मृदा है, अजोनल सॉइल में क्या होता है, ये काफी समय पहले ही अपने पेरेंट रॉक को छोड़कर आगे बहकर चले गई, रास्ते में बहुत सारे दूसरे तत्व इसमें मिक्स हो जाते हैं, दूसरे एलिमेंट्स इस सॉइल में मिक्स हो जाते हैं रास्ते में, क्योंकि काफी लंबा रास्ता ये तय करती है। तो ऐसी जो रॉक्स होती हैं उनमें पेरेंट मटेरियल का प्रभाव कम नजर आता है। तो जरूरी नहीं है कि ऐसी चट्टानों में बिल्कुल एग्जैक्टली वही मिनरल्स हों जो पेरेंट रॉक्स में थे, क्योंकि बीच बीच में काफी सारी दूसरी चीजें भी इनमें मिक्स होती जाती है। तो जनक सामग्री के प्रभाव थोड़ा कम नजर आता है ऐसी सॉइल्स में, अजोनल में। फिर ये जो जोनल सॉइल है, ये लंबे समय तक एक ही स्थान पर टिकी रही, इसका मतलब इसका अपर्दन कम हुआ है, अपर्दन कम हुआ है, क्योंकि ये बहकर किसी के साथ आगे तो गई नहीं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना ही क्या होता है, अपर्दन होता है, इरोजन। तो इसका इरोजन कम हुआ होता है।
इरोजन कम, लेस। और जबकि ये वाली जो है अजोनल या अक्षेत्रीय मृदा, ये बह बह कर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती रहती है, तो इसका इरोजन अपर्दन बहुत ज्यादा होता है, अपर्दन अधिक। अब इरोजन से क्या फर्क पड़ता है, हम इरोजन को क्यों देख रहे हैं, इरोजन मोर। तो अब देखिए, जिस सॉइल का अपर्दन ज्यादा होगा, जिस सॉइल का अपर्दन ज्यादा होता है और जिस सॉइल का कम होता है, उससे मृदा की जो फिजिकल प्रॉपर्टी है या जो कण है उनका साइज डिसाइड होता है। जैसे ये जो सॉइल है जिसका बहुत ज्यादा इरोजन हो रहा है, वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती जा रही है, रोल होती जा रहे हैं, उसके कण जो है वो बह बह कर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा रहे हैं। तो जो कण होते हैं मृदा के, वो घिसते जाते हैं, जैसे जैसे वो आगे ट्रेवल करेंगे वो घिसते जाते हैं, घिसते जाते हैं। तो जिनका सॉइल्स का इरोजन ज्यादा होता है, अपर्दन ज्यादा होता है, उन मृदाओं के कण बारीक होते हैं। तो ऐसी सॉइल्स बारीक कण वाली होती हैं, फाइन ग्रेन्ड होती हैं, या फाइन पार्टिकल्स होते हैं इनमें, फाइन पार्टिकल्स या फाइन ग्रेन्ड। जबकि ऐसी सॉइल जो जहां थी वहीं टिकी रही, उसके जो भी कण हैं मृदा के, वो घूम घूम कर इधर उधर गए नहीं, वहीं टिके रहे, तो उनका जो है उसमें घर्षण या घिसे कम है, कम घिसे हैं तो थोड़े तत्व, थोड़े जो कण हैं वो मोटे होते हैं। तो इरोजन कम होने के कारण ऐसी मृदाओं में मोटे कण पाए जाते हैं, मोटे कण, या फिर इनको हम कह सकते हैं कोर्स ग्रेन्ड सॉइल। अब जो मृदा के कण का जो साइज है, साइज ऑफ पार्टिकल, उसके बेसिस पर सॉइल की वाटर को ग्रहण करने की क्षमता, वाटर को ऑब्जर्व करने की जो कैपेसिटी है वो डिसाइड होती है। जिस सॉइल के कण बारीक होते हैं, बारीक कण वाली मृदा काफी ज्यादा जल को ग्रहण कर सकती है और आसानी से जल को ग्रहण कर सकती है। जबकि मोटे कण वाली जो सॉइल होती है, उसमें जब पानी डलता है तो मोटे मोटे कणों के बीच में से पानी जल्दी से बहकर नीचे चला जाता है, और बारीक कण वाली जो मृदा होती है उसके बीच में, कणों के बीच में गैप कम होता है, तो पानी को सोख लेती है वो सॉइल, ऑब्जर्व कर लेती है, पानी नीचे बहकर रिस कर नहीं चला जाता। तो इसीलिए बारीक कण वाली जो मृदा है, इसकी जल ग्रहण क्षमता ज्यादा होती है। मृदा का हर एक छोटा छोटा कण पानी को अवशोषित करता है, ऑब्जर्व करता है, तो जल ग्रहण क्षमता ऐसी सॉइल्स की ज्यादा होती है, या इसको कह सकते हैं वाटर अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी हाई होती है। और ये जो मोटे कण वाली मृदाएं होती है, इनकी जल ग्रहण क्षमता थोड़ी कम होती है, क्षमता कम, वाटर अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी कंपैरेटिवली थोड़ी कम होती है। तो ये दोनों में डिफरेंस हो गया। प्लस जो जोनल सॉइल है वो एक ही स्थान पर लंबे समय तक टिकी रही, तो धीरे धीरे जोनल सॉइल में एक के बाद एक लेयर्स बन जाती है, प्रॉपरली परतें बनती, और ऐसी परतें जो सॉइल में बन जाती हैं, इन परतों को कहते हैं सॉइल प्रोफाइल या मृदा परिच्छेदिका। तो जो जोनल सॉइल है उसमें मृदा परिच्छेदिका का पूर्ण रूप से निर्माण होता है, प्रॉपरली लेयर्स बन जाती हैं। तो मृदा परिच्छेदिका का निर्माण होता है ऐसी सॉइल्स में, का निर्माण, या इसको हम इंग्लिश में कह सकते हैं सॉइल प्रोफाइल फॉर्मेशन होता है, बनती है। जबकि ये जो सॉइल होती है अक्षेत्रीय, ये तो टिकती नहीं है एक स्थान से दूसरे स्थान तक, कभी कहीं कभी कहीं, तो ये जो सॉइल है इसमें कोई प्रॉपर सॉइल प्रोफाइल का फॉर्मेशन नहीं होता, मृदा परिच्छेदिका प्रॉपरली नहीं बन पाती, नहीं बनेगी सॉइल प्रोफाइल। फिर ये जिस सॉइल में सॉइल प्रोफाइल बन जाती है, मृदा परिच्छेदिका बन जाती है, प्रॉपर परतें बन जाती है, ऐसे सॉइल को अक्सर मैच्योर सॉइल माना जाता है। तो ये जो जोनल सॉइल है ये मैच्योर या परिपक्व मृदा मानी जाती है, जबकि अजोनल सॉइल जो है वो परिपक्व मृदा नहीं मानी जाती है, वो इमैच्योर सॉइल मानी जाती है, जिसका प्रॉपर विकास नहीं हुआ है। तो ये जोनल और अजोनल सॉइल्स में डिफरेंस है। तो किसी भी मृदा की अवस्थिति, लोकेशन जो है वो डिसाइड करती है कि सॉइल में कण किस साइज के होंगे, सॉइल की जल ग्रहण क्षमता, वाटर अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी कैसी होगी, तो ये सब डिसाइड होता है लोकेशन के बेसिस पर। तो देखिए ये एक सबसे बड़ा फैक्टर है, काफी बड़ा फैक्टर है जो सॉइल को प्रभावित कर रहा है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब जिस सॉइल प्रोफाइल का बार बार यहाँ पर नाम आ रहा है, इस सॉइल प्रोफाइल को अब हम देखने वाले हैं कि सॉइल प्रोफाइल किस तरह से बनती है, कौन कौन सी लेयर्स होती है इसमें।
अच्छा, सॉइल प्रोफाइल देखें उससे पहले देखिए सारे कारक हमने देख लिए हैं, जलवायु आदि। एक लास्ट कारक हम और देख लेते हैं जो है मानव, ह्यूमन रिलेटेड फैक्टर या एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर। तो देखिए मानव से संबंधित कारक, वैसे प्राकृतिक रूप से जो सॉइल बन रही है उसमें उसका कोई खास रोल नहीं है, पर जब सॉइल बन जाती है उसके बाद मानव जो प्रभाव डालता है सॉइल के ऊपर, मानव का मोस्टली नेगेटिव इफेक्ट ही होता है, नकारात्मक प्रभाव ही पड़ता है ज्यादातर सॉइल के ऊपर। मानव क्या करते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं, रासायनिक जो उर्वरक हैं उनका उपयोग करते हैं। उसकी वजह से जो सॉइल में एनपीके का आइडियल रेशियो होना चाहिए 4:1, ये 4:1 का जो अनुपात होना चाहिए नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटैश का, ये अनुपात बिगड़ जाता है, क्योंकि नाइट्रोजन कभी ज्यादा डाल देते हैं, कभी कोई फास्फोरस ज्यादा डाल देते हैं, तो पूरा रेशो बिगड़ा हुआ रहता है। तो मानव जो रासायनिक उर्वरकों का उपयोग करते हैं उससे मृदा की गुणवत्ता में कमी आती है और क्वालिटी जो सॉइल की है वो कम हो जाती है। प्लस सॉइल का संबंध पेड़ पौधों से भी है, वनों से भी है। जब मानव जो है वनों का वन उन्मूलन करते हैं, वनों को काटते हैं, तो उसकी वजह से मृदा अपरदन बढ़ जाता है, सॉइल इरोजन बढ़ जाता है। और उसके अलावा अतिचारण, किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र में बहुत ज्यादा अगर पशुओं को चराया जा रहा है, तो पशुओं के, एक तो पशु जो चरते हैं उस समय जो घास वादी को खींचते हैं उसकी वजह से सॉइल लूज हो जाती है। प्लस पशु जिस भी स्थान के ऊपर मिट्टी पे चलते हैं उनके खुर की वजह से भी मिट्टी लूज हो जाती है, फिर मृदा का अपरदन आसानी से हो जाता है। तो मानव गतिविधियों में वन उन्मूलन, अत्यधिक चराई, रासायनिक उर्वरकों का उपयोग, ये सारे जो कारक हैं ये मृदा को कहीं ना कहीं गुणवत्ता को कम कर रहे हैं और सॉइल के इरोजन को, अपरदन को भी बढ़ा रहे हैं। तो नेगेटिव इम्पैक्ट ही है ह्यूमन एक्टिविटीज का मोस्टली। अब देखिए ये हमने फैक्टर्स कर लिया, अब हम सॉइल प्रोफाइल देखेंगे। ये है सॉइल प्रोफाइल। सॉइल प्रोफाइल को क्या कहा जाता है हिंदी में, मृदा परिच्छेदिका, मृदा परिच्छेदिका। तो देखिए मृदा परिच्छेदिका में ये लेयर्स होती हैं सॉइल में, ऊपर से नीचे तक जो है। सबसे पहली लेयर है ओ, उसके बाद है ए, उसके बाद लेयर है बी, फिर है सी और फिर है ये रॉक्स तो आई जाती हैं। तो सबसे निचली परत जो है उसमें चट्टानें पाई जाती है, प्रॉपर जो रॉक्स हैं वो होती हैं। रॉक्स के ऊपर जो सी वाली लेयर है, इस सी लेयर में चट्टानों के टुकड़े होते हैं, बड़े बड़े चट्टानों के टुकड़े। फिर इसके ठीक ऊपर वाली जो बी लेयर होती है, इसमें जो सॉइल होती है उसको कहते हैं उपमृदा, सब सॉइल कह सकते हैं। और इस बी वाली लेयर में क्या होती है, मृदा के मोटे कण भी होते हैं, प्लस कहीं कहीं पर आपको छोटे मोटे चट्टानों के टुकड़े भी मिलेंगे, बट ये सब सॉइल होती है उपमृदा। उपमृदा इसलिए क्योंकि इसमें जैव पदार्थ वगैरह इतने ज्यादा नहीं होते, ऊपर वाली सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर, जैव पदार्थ वगैरह ज्यादा होते हैं। फिर ये ए सॉइल जो है ये सतह के पास ही होती है, इससे प्रॉपर मृदा कहा जा सकता है। और इस ए वाली लेयर में ऊपर वाली जो सबसे ऊपर वाली लेयर है उसको ओ इसलिए कहा गया है क्योंकि वो ऑर्गेनिक लेयर है। और सबसे ऊपर वाली ऑर्गेनिक लेयर में या जैविक परत जो है उसमें पेड़ पौधों के, जीव जंतुओं के रिमेन्स होते हैं, अवशेष होते हैं, और वो अर्ध अपघटित रूप में होते हैं, सेमी डिकम्पोज्ड मैनर में होते हैं। फिर जब वो ह्यूमस में कन्वर्ट हो जाते हैं तो वो ए वाली लेयर में आ जाते हैं। तो ए परत में सॉइल है, मृदा है, ए जो लेयर है इसमें सॉइल है, मृदा प्लस ह्यूमस है। और ये जो ओ वाली लेयर है इसमें पेड़ पौधों के अवशेष हैं जो अर्ध अपघटित रूप में है, सेमी डिकम्पोज्ड मैनर में रिमेन्स। तो ये लेयर्स पाई जाती हैं सॉइल में। तीन लेयर्स हैं मेनली, ओ ए बी, और ओ ए बी ये मेन सॉइल वाली लेयर्स है। सी में तो रॉक रिमेन्स ही होते हैं, चट्टाने ही होते हैं। तो कहीं पर आपको अगर पूछा जाए तो लेयर्स में ओ, ए, फिर बी, फिर सी, और फिर डी में तो क्या हो जाती है, चट्टान ही आ जाती है, रॉक्स। ये रॉक्स है, ये रॉक्स के टुकड़े हैं। फिर सॉइल के बड़े टुकड़े, मतलब मोटे मोटे कण वाली सॉइल पर ह्यूमस नहीं है। और ए वाली में सॉइल भी है, ह्यूमस भी है, और ऊपर वाली ऑर्गेनिक लेयर में पेड़ पौधों, जीव जंतुओं के अवशेष।
तो ये लेयर्स जिस सॉइल में बन जाती है वो परिपक्व मृदा मानी जाती है, या मेच्योर सॉइल मानी जाती है। और ऐसी मेच्योर सॉइल में प्रॉपर जो है लेयर्स बनती हैं, और इन लेयर्स में जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में अभी बताया कि निक्षालन की जो प्रक्रिया होती है, जिसमें लीचिंग का जो प्रोसेस होता है, जिसमें ऊपरी परत से तत्व नीचे चले जाते हैं। तो जब भी ऊपरी परत से नीचे जाते हैं तत्व, तो ए वाली लेयर से बी वाली लेयर में चले जाते हैं। जैसे अभी लेटराइट सॉइल हमने डिस्कस किया था उसमें, तो अभी उन प्रोसेस का नाम क्या है वो डिस्कस करते हैं। नीचे जाने की जो क्रिया है उसको क्या कहते हैं, और नीचे जाकर जो बी में जम जाते हैं तत्व या एलिमेंट्स, उसको क्या कहा जाता है वो अभी देखते हैं। पर सॉइल प्रोफाइल इस तरह की लेयर्स को कहा जाता है। अब देखिए, सॉइल का जो निर्माण की प्रक्रिया होती है मृदा की, उस निर्माण की प्रक्रिया में 4 प्रमुख प्रक्रियाएं इसमें सम्मिलित है, 4 मेजर प्रोसेसेस है। सबसे पहला जो प्रोसेस है वो है सॉइल एनरिचमेंट, मृदा संवर्धन। दूसरा लॉस, सॉइल लॉस, मृदा क्षति। फिर है ट्रांसलोकेशन, पदार्थों का विस्थापन और ट्रांसफॉर्मेशन। तो देखिए, सॉइल एनरिचमेंट में क्या होता है, मृदा संवर्धन में, इसमें मृदा में कुछ तत्व आकर एड ऑन होते हैं। मतलब सॉइल जब लंबे समय तक बन रही होती है तो उसमें कई सारी चीजें आकर जुड़ती हैं, ऐड होती हैं, उसमें सम्मिलित होती हैं। तो मृदा संवर्धन का मतलब है कोई चीज आकर मृदा में मिल जाना, किसी भी तत्व का मृदा में आकर मिल जाना या एड ऑन होना। फिर मृदा क्षति, ये सॉइल लॉस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मृदा से किसी तत्व का निष्कासन हो जाना। कोई भी एलिमेंट, अगर मान लीजिए बारिश का पानी आ रहा है, तेज बहाव है, सॉइल के अंदर कुछ ऐसे मटेरियल हैं जो पानी में इजीली डिसॉल्व होते हैं, तो बारिश के पानी के साथ बहकर वो आगे चले गए, कहीं नीचे नहीं परकुलेट हुए, नीचे नहीं रिस कर गए, वो सीधे पानी के साथ ही बहकर कहीं चले गए, तो सॉइल में से उन तत्वों का लॉस हो गया। तो ऐसे सॉइल से कुछ एलिमेंट्स अगर निकल जाते हैं तो उसको कहते हैं सॉइल लॉस, या निष्कासन जो हो जाता है कुछ तत्वों का, उसको संज्ञा दी गई है मृदा से क्षति हो जाना उन तत्वों की। फिर होता है एक प्रोसेस ट्रांसलोकेशन ऑफ मटेरियल, पदार्थों का विस्थापन। पदार्थों का विस्थापन कैसे होता है, जो ऊपर वाली लेयर है ए और नीचे वाली लेयर है बी, पदार्थों के विस्थापन के दौरान ए वाली जो ऊपरी परत है उससे पदार्थ बी वाली परत में चले जाते हैं। तो इस तरह से सॉइल में ही है वो जो भी तत्व हैं, पर ऊपर वाली परत से नीचे वाली परत में चले गए, तो उसे कहते हैं पदार्थों का विस्थापन या ट्रांसलोकेशन। फिर है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मटेरियल, पदार्थों का रूपांतरण। तो रूपांतरण कैसे होता है, जैसे जैव पदार्थ जो होते हैं मृदा में, ऑर्गेनिक मैटर जो होता है, वो धीरे धीरे डिकम्पोजिशन के बाद, अपघटन के बाद ह्यूमस में कन्वर्ट हो जाता है। ह्यूमस क्या होता है, ह्यूमस एक गहरा अपघटित जो पदार्थ होता है, जो पेड़ पौधों के सड़ने गलने के बाद बनता है, उसको कहते हैं, बेसिकली खाद जैसा जो होता है वो ह्यूमस होता है। तो इस तरह से सॉइल में कुछ चीजें ऐसी होती हैं कुछ जो कि पदार्थों में रूपांतरण कर लेकर आती है, जैसे जीवाणु जो है पेड़ पौधों की पत्तियों को रूपांतरित करके, चेंज करके और ह्यूमस में कन्वर्ट कर देते हैं। तो सॉइल में कुछ चीजों का ट्रांसफॉर्मेशन या रूपांतरण भी होता है। तो ये 4 मेजर सॉइल फॉर्मेशन के प्रोसेस है। अब इनमें जो 2 चीजें होती है, जिसमें एक तो ए लेयर से बी लेयर में पदार्थ नीचे जा रहा है और फिर बी लेयर में जाकर जम रहा है, इसको क्या कहा जाता है वो देखिए। तो एक टर्म है एलुविएशन, जिसको अपवहन कहा जाता है, इसी को निक्षालन भी कहते हैं, निक्षालन, और इसी को लीचिंग भी कहा जाता है, सेम प्रोसेस को। तो निक्षालन, लीचिंग, अपवहन, इसका मतलब सिर्फ ये है कि किसी भी कारणवश, स्पेशली जल के साथ घुलकर, कुछ तत्वों का जब जल के साथ घुलकर नीचे की तरफ बी परत में रिसाव हो जाता है, या ए लेयर से बी लेयर में जब चले जाते हैं एलिमेंट्स, तो उसे कहते हैं, इस प्रोसेस को, नीचे जाने की प्रोसेस को कहा जा रहा है एलुविएशन या अपवहन। तो अपवहन इसको कहते हैं। जैसे हमने लेटराइट सॉइल में देखा था, पानी बारिश का ज्यादा होने की वजह से चूना, लाइम और सिलिका वो नीचे की तरफ पानी के साथ रिसकर नीचे चले जाते हैं और फिर बी लेयर में इकट्ठे हो जाते हैं। तो ये ऊपर से नीचे आए उसको तो बोलते हैं अपवहन, और जब वो बी लेयर में जमेंगे तो उसे कहा जाता है विनिक्षेपण या एलुविएशन। तो विनिक्षेपण जो है वो भी देख लीजिए। तो विनिक्षेपण जो है, इलुविएशन जिसको कहते हैं, इलुविएशन,
उसमें निचली परत में पदार्थ एकत्रित हो जाते हैं, मतलब बी लेयर में जो चूना और सिलिका ऊपर से आया था वो बी लेयर में आकर जम गया। तो ये दूसरा प्रोसेस जो है वो क्या कहलाता है, इल्यूविएशन या विनिक्षेपण। तो ये दो प्रक्रियाएं हैं जो आपको थोड़ा सा जानकारी होनी चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ बताया आपको। अब बात करते हैं, कई जगह आप सॉइल प्रोफाइल जो देखोगे, मृदा परिच्छेदिका जो देखोगे, उसमें ओ ए बी सी लेयर्स के साथ साथ आपको ई लेयर भी बताई जाती है। तो वो ई लेयर और कुछ नहीं है, वो ए लेयर का ही भाग है। ए वाली परत में से जब रिस कर नीचे चले जाते हैं कुछ पदार्थ, तो उस रिस कर नीचे जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, अपवहन। तो अपवहन वाली जो परत है, ऐसी ए लेयर जो है जिसमें से पदार्थ नीचे गए हैं, वहीं पे तो अपवहन हुआ है। तो अपवहन वाली परत को ए वाली लेयर में अलग से भी बताया जाता है। तो कहीं पर अगर आपको ओ ए बी सी लेयर्स के अलावा ई लेयर भी दिखे, तो उसका मतलब है इलुविएटेड हॉराइजन है, वो इलुविएटेड लेयर है या अपवहन वाली परत है। ए का वो भाग जहां से रिसकर पदार्थ नीचे जा रहे हैं। तो कहीं पर ई लेयर भी बता रखी हो तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है, वो ए लेयर का ही भाग है। तो बेसिकली ओ ए बी सी ये लेयर्स होती हैं मेनली, नीचे तो रॉक्स होती हैं, मेनली ये लेयर्स होती हैं। कहीं कहीं पर आपको ओ ए ई बी सी ये लेयर भी दिखती है, और उसमें ये ई और ए बेसिकली एक ही लेयर है। ए का वो भाग जहां से अपवहन हो रहा है, जहां से निक्षालन हो रहा है, उसी को ई लेयर कह दिया जाता है। तो बेसिकली लेयर्स तो उतनी की उतनी ही है, सिर्फ ये ई देखकर आप कंफ्यूज ना हो जाएं, इसीलिए मैंने आपको इलुविएशन या अपवहन का मीनिंग बताया। तो ये क्लियर होगा अब आपको। अब देखिए, सॉइल जो होती है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी या भौतिक गुण होते हैं कि मृदा की कण किस तरह का होगा, किस साइज का होगा, और हर एक सॉइल में अलग अलग साइज के सॉइल पार्टिकल्स होते हैं, अलग अलग आकार के मृदा के कण होते हैं। आकारों में देखिए, बहुत ज्यादा बड़े जो सॉइल के पार्टिकल्स होते हैं उन्हें ग्रेवल या बजरी कहते हैं, जो 2 mm से भी ज्यादा बड़ी साइज के होते हैं। फिर सैंड, बालू जो होते हैं वो 0.05 mm या 2 mm के बीच में होता है इनका साइज। तो सबसे बड़े तो ग्रेवल बजरी होती है, उससे थोड़ा छोटा सैंड होता है। फिर उससे छोटे होती है सिल्ट, गाद, जिसकी साइज लगभग ये है। फिर होता है क्ले, मृतिका या क्ले जो है ये सबसे बारीक कण होते हैं सॉइल के। और ये यहाँ पर जो आपको डायग्राम में दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है, ये जो येलो कलर का है ये तो सैंड पार्टिकल है, इसका साइज इतना बड़ा होता है। सिल्ट जो है जिसको हम गाद कह रहे हैं, उसका साइज लगभग इतना होता है, और क्ले का साइज सबसे ज्यादा छोटा होता है। तो इस तरह से सॉइल के अलग अलग छोटे से बड़े जो साइज होते हैं पार्टिकल्स के, उनका अलग अलग नाम है। कोई भी सॉइल ऐसी नहीं है कि उसमें एक ही तरह का पार्टिकल्स का साइज हो, मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे मान लीजिए मृण में क्लेई सॉइल है तो उसमें केवल यही साइज के पार्टिकल्स है, नहीं, बीच बीच में कुछ एक बड़े भी होते हैं, कुछ एक छोटे भी होते हैं। तो सॉइल एक मिक्सचर है जिसमें अलग अलग कणों का मिश्रण हमें देखने को मिलता है, और उस मिश्रण के आधार पर ही अलग अलग सॉइल्स के नेम भी दिए जाते हैं। जैसे द मिक्सचर ऑफ दीज पार्टिकल्स फॉर्म डिफरेंट सॉइल्स लाइक लूमी सॉइल। जैसे लूमी जो है, जिसे हम कहते हैं दोमट मृदा, दोमट मृदा में आपको मृतिका भी मिलेगी, आपको गाद भी मिलेगी, और आपको बालू जो कण है वो भी मिलेंगे। तो सब तरह के कण मिश्रित होते हैं सॉइल में, विभिन्न मृदाएं बनती है इनके मिश्रण से। अब कौन सी मृदाएं बनती है, तो देखिए ये, जैसे आप ये देखें अगर लूम सॉइल, तो लूम सॉइल में आप देखिए जहां लूम लिखा हुआ है वहां पर ये आप अगर देखें तो 60% जो मात्रा है वो आपको दिखेगी, ये 60% है सैंड, 60% तो सैंड है लूमी सॉइल में। 20% के आसपास लूमी सॉइल में क्ले नजर आ रहा है, और उसके बाद अगर देखें यहाँ पर 40% होगा या क्या होगा, नहीं ये 20% है। तो 60% अगर लूमी सॉइल में ये है, तो 40% या 30% के आसपास इसमें ये होगा सिल्ट, और इसी तरह से कुछ परसेंटेज उसका भी होगा। ये तो 100% हो गया, ये एक्चुअली इनका परसेंटेज फिक्स होता है कुछ कुछ। तो जैसे मान लीजिए इसमें 40% सैंड हो गया सपोज, 20% अगर ये हो गया, 20%, 40% और ये 40%। अब सही हुआ है। तो देखिए सिल्ट
लूमी सॉइल में 40% के आसपास है, सैंड भी 40% के आसपास है, और क्ले जो है वो 20% के आसपास। इस तरह से ये लूमी सॉइल बन गई। ऐसे ही डिफरेंट सॉइल बनती है, जैसे क्लेई लूम, सैंडी क्ले लूम, सैंडी क्ले, सैंडी लूम, लूमी सैंड। लूम का मतलब क्या है? दोमट। तो विभिन्न कणों के मिश्रण से अलग अलग तरह की सॉइल्स बनती हैं, और सबसे फर्टाइल सॉइल माना जाता है लूम सॉइल को, या लूमी सॉइल, या दोमट मृदा को, जिसमें सबके मिश्रण होते हैं सभी प्रकार के कणों के। अब सॉइल के पीएच की अगर बात करें, पीएच लेवल जो है वो बताता है कि सॉइल एसिडिक है या बेसिक नेचर की है, किस तरह की सॉइल है। तो सॉइल में अच्छी सॉइल माना जाता है जिसका पीएच होता है 6.5 से 7.5 के आसपास, वो गुड सॉइल होती है। अगर पीएच काफी कम होता है तो बहुत ज्यादा कम पीएच होने पर तो उत्पादकता मृदा की बहुत कम हो जाती है, ऊसर हो जाती है, अनुत्पादक, इनफर्टाइल हो जाती है सॉइल। और अगर पीएच ठीक ठाक है 4.5 से 6.5 के बीच में, तो वो एसिडिक नेचर की होती है, अम्लीय प्रकृति की। और जिस सॉइल में आयरन, एल्यूमिनियम ये सब ज्यादा होता है वो थोड़ा एसिडिक नेचर की होती है। फिर 7.5 से या 8.5 के आसपास अगर होता है तो वो सॉइल होती है लवणीय। लवणीय सलाइन सॉइल जो है वो, उसमें भी अगर और ज्यादा पीएच लेवल हाई दिखे तो उसको अल्कलाइन या बेसिक सॉइल कहा जाता है। तो क्षारीय मृदा जो है ये उपजाऊ इतनी ज्यादा नहीं होती है। तो इस तरह से मृदा का बेस्ट पीएच लेवल क्या होता है? 6.5 से 7.5 के आसपास, मतलब 7 के आसपास वाला पीएच सॉइल में होना चाहिए। अब जो प्रमुख सॉइल के अंदर जो मेजर एनपीके पाए जाते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, उसके अलावा और जो प्रमुख खनिज होते हैं सॉइल में, जो सॉइल की प्रोडक्टिविटी के लिए इंपॉर्टेंट है, वो कौन कौन से हैं और उनका पीएच लेवल कहाँ पर कितना है वो देखिए। तो देखिए सॉइल जो है उसके लिए आवश्यक जितने भी प्रमुख खनिज हैं वो आपको दिखेंगे 6.5 से 7.5 पीएच के आसपास। जैसे नाइट्रोजन की अधिक मात्रा आपको कहाँ दिख रही है? 6.5 से 7.5 के आसपास। पोटेशियम की अधिक मात्रा वो भी इसी रेंज में है। फास्फोरस की अधिक मात्रा वो भी इसी रेंज में है। मैग्नीशियम भी मिल रहा है इसी रेंज में, सल्फर भी मिल रहा है, और इस रेंज में कैल्शियम थोड़ा कम है। और कैल्शियम जिस सॉइल में ज्यादा होता है वो किस नेचर की हो जाती है? थोड़ा बेसिक नेचर की होती है, क्षारीय प्रकृति की होती जाती है, क्योंकि पीएच बढ़ता जाता है। और ऐसी सॉइल जिनमें एल्यूमिनियम, आयरन, मैग्नीशियम, जिंक ये सब ज्यादा होता है, ऐसी सॉइल्स क्या होती हैं? थोड़ा एसिडिक नेचर की होती है। और कॉपर वगैरह भी ज्यादा होता है 6.5 से 7.5 के आसपास वाली सॉइल में, पर कॉपर और बोरॉन भी एसिडिक नेचर के हैं, थोड़ा सा एसिडिक नेचर को बढ़ाते हैं सॉइल के। और मोलिबेडनियम किसी सॉइल में अगर ज्यादा है तो वो कैसी है? बेसिक नेचर की है। तो सॉइल में अलग अलग जो मिनरल्स हैं उनका एसिडिक और बेसिक नेचर अलग अलग है। और सॉइल को जो मेजर कंपोनेंट्स चाहिए होते हैं, एनपीके, मुख्य जो खनिज चाहिए, वो कौन सी रेंज, पीएच रेंज में मिलते हैं? 6.5 से 7.5 की पीएच रेंज में मिलते हैं। इसीलिए ये 6.5 से 7.5 वाला पीएच लेवल अनुकूल होता है पेड़ पौधों की विकास के लिए। तो ये है सॉइल में जो मिनरल्स हैं उनका पीएच लेवल। अब देखिए भारत की मृदाएं हमें डिस्कस करनी है, सॉइल्स ऑफ इंडिया। इंडिया की सॉइल्स 8 मेजर टाइप्स ऑफ सॉइल्स हैं इंडिया में, भारत में, जिसमें ये जो ग्रीन कलर की आपको दिख रही है ये है जलोढ़ मृदा। फिर ये जो है ये काली मृदा है, ब्लैक सॉइल, जो ये ग्रे कलर की दिख रही है। ये रेड कलर की जो है ये लाल पीली मृदा है। फिर ये लाल पीली मृदा के अलावा यहाँ पर जो सॉइल आपको दिख रही है ये लेटराइट सॉइल है, जो बिखरी बिखरी अवस्था में कई जगह आपको दिखेगी, यहाँ पर लेटराइट सॉइल। इस लेटराइट सॉइल के अलावा ये है शुष्क मृदा, एरिड सॉइल। एरिड सॉइल के अलावा ये पर्वतीय मृदा। तो ये प्रमुख मृदाएं हैं। पर्वतीय मृदा वगैरह के अलावा एक मृदा का प्रकार है लवणीय और क्षारीय मृदा, सलाइन अल्कलाइन सॉइल। और एक सॉइल जो है वो पीटमय मृदा है, पीटी सॉइल, जो जलमग्न अवस्था में पाई जाती है। तो भारत में 8 प्रमुख प्रकार की मृदाएं हैं, जिनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे अगली क्लास में। तब तक आप अभी जो चीजें की है उनको रिवाइज कीजिए और नोट डाउन कीजिए। थैंक यू।